स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल रंजन सर भाई मैथ क्लासेस में। देखिए आज क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर प्रकाश के परावर्तन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जो कि बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आने वाला बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रकाश किसका रूप है? धारा के, शक्ति के, ऊर्जा के, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है, तो प्रकाश जो है वह ऊर्जा का एक रूप है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऊर्जा। अब अगला देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश गमन कैसे करता है? प्रकाश गमन कैसे करता है यानी प्रकाश कैसे चलता है? तो देखिए प्रकाश ऑप्शन में है सीधी रेखा में, गोलीय रेखा में, वक्र रेखा में, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश किस किस प्रकार के तरंग है? प्रकाश जो है किस प्रकार के तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। इसका भी ऑप्शन नंबर क्या जो होगा वह सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? जल में, हवा में, निर्वात में, हीरा में। लास्ट में है हीरा। तो देखिए प्रकाश की चाल सबसे अधिक जो होता है वो निर्वात में, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यानी निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रकाश की चाल को सबसे पहले किसने ज्ञात किया? प्रकाश की चाल के सबसे पहले किसने ज्ञात किया? ऑप्शन है रोमर ने, ख में न्यूटन, ग में आर्किमिडीज और घ में गैलीलियो है। यहाँ देखिए मिस्टेक हो गया है, घ की जगह ग लिखा गया। तो देखिए इसमें प्रकाश की चाल को सबसे पहले रोमर साहब व्यक्ति ने प्रकाश की चाल के बारे में बताया था। तो प्रकाश की चाल को सबसे पहले रोमर साहब ने ज्ञात किया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10 के पावर 7 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10 के पावर 9 मीटर पर सेकेंड और घ में है 3 × 10 के पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए प्रकाश की चाल जो होता है वो 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन बोर्ड में बार बार रिपीट करते हुए, तो ये VBI क्वेश्चन है बोर्ड के लिए और आने वाला बोर्ड के लिए। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। देखिए वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो सही होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है? आपतन कोण किसके बराबर होता है? अपवर्तन कोण के बराबर, परावर्तन कोण के बराबर, विचलन कोण के बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये हो जाएगा राइट ऑप्शन। ये भी क्वेश्चन बोर्ड के लिए VBI है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन और ये बार बार रिपीट करते रहता है। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि यदि आपतन कोण 30 डिग्री होगा तब परावर्तन कोण होगा। यदि आपतन कोण 30 डिग्री होगा तो परावर्तन कोण होगा। परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो देखिए आपतन कोण 30 डिग्री, तो आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण, तो ये 30 डिग्री तब बराबर होगा 30 डिग्री आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ख वाला। तो इसका भी परावर्तन कोण बराबर भी हो जाएगा
30। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देंगे। ये देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में है, वह यंत्र जिसकी सहायता से छोटी वस्तु को बड़ा करके आसानी पूर्वक देखा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो वह यंत्र जिसकी सहायता से छोटी वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। और वह यंत्र जिसकी सहायता से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जाता है उसे दूरदर्शी कहते हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि वह यंत्र जिसकी सहायता से छोटी वस्तु को बड़ा करके आसानी पूर्वक देखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग जो बड़ा करके वस्तु दिखाता है उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, यानी जो छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाएगा उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 में कह रहा है, वह यंत्र जिसकी सहायता से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता उसे क्या कहते हैं। तो अभी हम बताएं, जो छोटा वस्तु को बड़ा करके दिखाएगा उसे सूक्ष्मदर्शी कहेंगे, और जो दूर के वस्तुओं को स्पष्ट रूप से दिखाएगा उसे दूरदर्शी कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ख राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती है उसे क्या कहते हैं। तो वह किरण जो एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और जो एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में है, वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती है। तो एक बिंदु से निकलकर फैलेगा उसे अपसारी, और जो एक बिंदु पर आकर मिलेगा उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है एक बिंदु से निकलकर फैलती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग कहेंगे अपसारी किरण पुंज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है, वे किरण पुंज जो एक बिंदु पर जाकर मिलती है उसे क्या कहते हैं। तो एक बिंदु पर जो मिलेगा उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, और जो फैलती हुई चली जाएगा उसे अपसारी। तो इसमें कह रहा है, वे किरण पुंज जो एक बिंदु पर जाकर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ख वाला हो जाएगा, अभिसारी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के ऑप्शन में है 2, 3, 4, 5। ये देखिए एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जिसको कहा जाता है MVVI। ये क्वेश्चन रिपीट करते हुए रहता है, बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछता हुआ रहता है। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ख जो हो जाएगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अब 16 में क्या कह रहा है कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह निकला हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए जिस दर्पण की परावर्तक सतह निकला हुआ रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, और जिस दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो इसमें कह रहा है जिस दर्पण की परावर्तक सतह निकला हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ऑप्शन में उत्तल, अवतल, समतल इनमें से कोई नहीं। देख इसमें उत्तर लिखा गया, यहाँ उत्तल होना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा उत्तल दर्पण, यानी जिस दर्पण की परावर्तक सतह निकला हुआ रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन 17 में कह रहा है कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन में है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हम अभी तुरंत बताए थे जस्ट कि जिस दर्पण की
परावर्तक सतह निकला हुआ रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, और जिस दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो खा वाला अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 18 में है, किस दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है। तो किस दर्पण का उपयोग कह रहा है, किस दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है। ऑप्शन में है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग हमेशा वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन VBI है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण के उपयोग किया जाता है। देखिए मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो मोटर गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा छोटा और सीधा बनता है, इसलिए गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे, 20 वाला क्या कह रहा है, चिकित्सक क्षेत्र में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। चिकित्सक क्षेत्र में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से सभी। तो देखिए चिकित्सक क्षेत्र में हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण का प्रतिबिंब उल्टा बनता है, इसलिए चिकित्सक क्षेत्र में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 21 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। 22 में कह रहा है कि मोटर गाड़ी के हेडलाइट और बैकलाइट में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता। तो मोटर गाड़ी के हेडलाइट और बैकलाइट में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मोटर गाड़ी के बैकलाइट और हेडलाइट में हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या कह रहा है, दर्पण की लंबाई को क्या कहते हैं। दर्पण की लंबाई को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या में है, द्वारक, मुख्य अक्ष, लंबाई, मूल बिंदु। तो देखिए इसका दर्पण की लंबाई को द्वारक कहते हैं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा द्वारक। दर्पण की लंबाई को द्वारक कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में है, वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरता है उसे क्या कहते हैं। तो वक्रता केंद्र और जो ध्रुव से होकर गुजरता है उसे हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रधान अक्ष। ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा खा वाला फोकस पर। अब देखिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो देखिए वस्तु जब वक्रता केंद्र पर स्थित होगा तो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वक्रता केंद्र। अब देखिए कि इसका यानी अवतल दर्पण में अगर वक्रता केंद्र पर वस्तु स्थित रहेगा तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य में जो बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं। देखिए ये एक दर्पण है,
ए बी। इसके देखिए वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में जो स्थित होता है वक्रता केंद्र और ध्रुव, देखिए ये वाला ध्रुव हो गया। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच जो बिंदु स्थित होता है उसे हम लोग कहते हैं फोकस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, फोकस को एफ से निरूपित करते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या वाला, फोकस। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा, कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। पहला में ऑप्शन है मुख्य एच, वक्रता त्रिज्या, प्रधान एच, गोलीय दर्पण के एच। तो देखिए इसका जो गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा होता है, सीमा रेखा का व्यास होता है, वो होता है वक्रता त्रिज्या। तो ऑप्शन नंबर ख जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ये सभी VVI क्वेश्चन है बोर्ड के लिए और आने वाला बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन में है उल्टा और छोटा, ख में है सीधा और छोटा, तीसरा ऑप्शन है सीधा और बड़ा, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ख वाला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है अवतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन में है सीधा और बड़ा, उल्टा और बड़ा, सीधा और छोटा, और 30 यानी लास्ट ऑप्शन है वो है बराबर। देखिए एक क्वेश्चन में हम बता दिए थे कि अवतल दर्पण में हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता, तो मिस्टेक हो गया वहाँ पे। देखिए अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है लेकिन वस्तु के आकार के बड़ा बनता है, तो वहाँ पे आप थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सीधा और बड़ा, यानी अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और बड़ा बनता है, यानी ऑप्शन नंबर ख जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में किसी बिंदु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद यहाँ पे जिस लिखाना चाहिए, जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो इस क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। अगला में है वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसा होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है। अब क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक, ऋणात्मक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है वो होता है ऋणात्मक। तो इसका ऑप्शन नंबर ख जो हो जाएगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 देखें। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है दंत विशेषज्ञ में दांतों का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता। तो दंत विशेषज्ञ को दांतों को बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता, क्योंकि अवतल दर्पण में
सीधा वस्तु के सीधा और वस्तु के अपेक्षा बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए दंत विशेषज्ञ में दांत को बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा खा वाला अवतल दर्पण। 16 में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है। देखिए वक्रता त्रिज्या यानी आर बराबर दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, आर बराबर होता है 2f। तो देखिए एफ बराबर हो जाएगा आर बटा 2, आर का वैल्यू 16 और 2 और बटा में 2 ई सेंटीमीटर, तो 2 अठी 16। तो यहाँ से हो जाएगा यानी एफ बराबर जो निकल कर आएगा फोकस दूरी बराबर 8 दूना 16 यानी 8 सेंटीमीटर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। इस प्रकार के क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। यहाँ पे वक्रता त्रिज्या डिफरेंट हो सकता है, फोकस दूरी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष बोर्ड में पूछा जाता है। अब देखिए अगला नाम क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, परावर्तन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें से सभी। तो देखिए परावर्तन कोण के नियम से यही निर्धारित होता है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो क्या वाला है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको भी वीवीआई कर लीजिएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग रट लीजिएगा। जो भी ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से आएगा, अगर इतना ऑब्जेक्टिव याद कर लेते हैं तो आपका फर्स्ट चैप्टर से सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। तो इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव और इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रंजन सरवाई मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो आप लोग का अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए।